Hey guys, welcome to my channel. So yesterday we discussed recognition criteria of trade unions under the Code of Discipline. So today we would be discussing recognition criteria of trade unions under the first and second National Commission on Labour. So yes, if you have not seen that video related to Code of Discipline, recognition under Code of Discipline, जरूर देखें. कल ही है वो कराई मैंने. ठीक है, आज मैं फर्स्ट और सेकंड नेशनल कमीशन के क्राइटेरियाज कराऊंगी, which is also very important, right? And yes, like, share and subscribe to my channel so that you can keep on getting updates, right? And yes, I have a telegram channel also. The name is HR with Sanchita. ओके उसका भी नाम HR with संचिता ही है, राइट, द सेम नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल. तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग अपडेट्स. एंड इन द फ्यूचर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ मे बी आई विल बी स्टार्टिंग इवन MCQ सेशन ऑल्सो ओवर दैट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So before I tell you the provisions of the first and second National Commission on Labour, you should know these terms. इन terms के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना क्योंकि जब मैं आपको recognition criteria कराऊंगी तब आपको वो टर्म्स, ये सारे टर्म्स यूज होंगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज किए क्या है. तो पहले हम 3-4 टर्म्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके, सो व्हाट इज चेक ऑफ सिस्टम? अंडर द चेक ऑफ सिस्टम द एम्प्लॉयर अंडरटेक्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट और अदर डिवाइस टू डिडक्ट यूनियन फीस फ्रॉम वर्कर्स पे एंड ट्रांसफर द सेम टू द यूनियन अकाउंट. तो इसमें चेक ऑफ सिस्टम के अंडर क्या होता है? एम्प्लॉयर एक कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू डिडक्ट करता है यूनियन फीस वर्कर की पे से, वर्कर की वेजेस से, और फिर जो वो डिडक्ट करता है वो ट्रांसफर कर देता है यूनियन के अकाउंट को. मतलब जो ट्रेड यूनियन फी होती है वो एम्प्लॉयर वर्कर के अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, राइट, एंड देन इट इज ट्रांसफर टू द यूनियन अकाउंट, यूनियन ट्रेड यूनियन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. एंड दिस इज डन बाय अ कलेक्टिव एग्रीमेंट. ठीक है, अब ऐसे नहीं कि एम्प्लॉयर खुद ही बिना पूछे वर्कर से डिडक्ट कर रहा है. एम्प्लॉयर वर्कर से भी कंसल्ट करता है, वर्कर अगर बोलता है हाँ आप कर सकते हैं, सो देयर इज अ कलेक्टिव एग्रीमेंट, तो फिर वो वर्कर की सैलरी से कट कर लेता है ट्रेड यूनियन की फीस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड चेक ऑफ सिस्टम. अगेन लेट्स रीड. अंडर द चेक ऑफ सिस्टम द एम्प्लॉयर अंडरटेक्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट और अदर डिवाइस टू डिडक्ट यूनियन फीस फ्रॉम द वर्कर्स पे एंड ट्रांसफर द सेम टू द यूनियन अकाउंट. तो इससे क्या होता है कि ज्यादा झंझटबाजी नहीं होती, ट्रेड यूनियन को बार बार जाना नहीं पड़ता वर्कर से मांगने. ओके, तो और सबके पीछे नहीं पड़ना पड़ता, ऑटोमेटिकली वर्कर और एम्प्लॉयर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ आप ट्रेड यूनियन फी डिडक्ट कर सकते हैं हमारे सैलरी से, हमारे वेजेस से. ठीक है, तो वो डिडक्ट करता जाता है एम्प्लॉयर और सीधे ट्रांसफर कर देता है यूनियन के अकाउंट में. सो दिस इज चेक ऑफ सिस्टम. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इम्पोर्टेंट. सो सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट. अब देखो, single negotiating agent. Now let's see. What is it? Let's read. A single trade union, a group of trade unions, or a group of workers' representatives, which alone is authorized to negotiate with the employer and enter into collective agreement with him. So यहाँ पे आप कुछ डिफरेंट देख सकते हैं. सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विच अलोन इज ऑथराइज्ड टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर. तो ये ऐसी, ये तो या तो इनमें सिंगल ट्रेड यूनियन हो सकती है, सो इट इज अ सिंगल ट्रेड यूनियन, अ ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस और अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स विच अलोन आर ऑथराइज्ड टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर, कि सिर्फ ये ऑथराइज्ड हैं एम्प्लॉयर से नेगोशिएशन करने के लिए एंड एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिव एग्रीमेंट्स में एंटर करने के लिए. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट, बिकॉज दिस ट्रेड यूनियन और अ ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस और अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स are alone authorized to negotiate with the employer and enter into collective agreement with him. इसका यही फीचर है कि ये alone authorized होते हैं और कोई पार्टीज ऑथराइज नहीं होती एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिव एग्रीमेंट करने के लिए या एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करने के लिए. सो दीज सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट्स आर अलोन ऑथराइज्ड. अब इस सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट में या तो एक सिंगल ट्रेड यूनियन हो सकती है या ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियन का एक गुट हो सकता है. ठीक है, विच अलोन आर ऑथराइज्ड टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर, और ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज द सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेगोशिएटिंग कॉलेज. अब देखो, नेगोशिएटिंग कॉलेज है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंगल विंगल कुछ मेंशन नहीं किया है. सो नेगोशिएटिंग कॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस विच कैन बी डेजिग्नेटेड एज नेगोशिएटिंग और बार्गेनिंग एजेंट. तो नेगोशिएटिंग कॉलेज में क्या होता है, हम कुछ ट्रेड यूनियंस को, ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस को डेजिग्नेट कर देते हैं कि हाँ जी आप बार्गेनिंग एजेंट्स हैं और आप नेगोशिएट कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयर के साथ. यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल देते कि सिर्फ यही कर सकते हैं हम. वी डू नॉट से दिस. एज इन केस ऑफ द सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट हम कहते थे कि दे अलोन आर ऑथराइज्ड, राइट, टू बार्गेन विद द एम्प्लॉयर और टू एंटर इनटू कलेक्टिव एग्रीमेंट्स विद द एम्प्लॉयर. नेगोशिएटिंग कॉलेज में देयर आर अ ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस विच कैन बी डेजिग्नेटेड एज नेगोशिएटिंग एंड बार्गेनिंग एजेंट्स. ओके, राइट. सो दैट इज अ नेगोशिएटिंग कॉलेज. अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस है, ठीक है. वहां पे क्या था, वहां पे दे अलोन आर ऑथराइज्ड, ठीक है. अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑथराइज्ड रहते हैं. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ नेगोशिएटिंग कॉलेज. देन इज अ बार्गेनिंग एजेंट. अब बार्गेनिंग एजेंट क्या होता है, बार्गेनिंग एजेंट वो ट्रेड यूनियन होता है, अ ट्रेड यूनियन और ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस और अ कमिटी ऑफ वर्कर्स एंटाइटल्ड टू बार्गेन कलेक्टिवली विद द एम्प्लॉयर. तो ये बार्गेनिंग एजेंट्स वो होते हैं हु आर एंटाइटल्ड टू बार्गेन कलेक्टिवली विद द एम्प्लॉयर. ओके, सो दैट्स इट. Now let's see what is the criteria for determination of representative unions. कि हम अब बिफोर मैं फर्स्ट और सेकंड नेशनल कमीशन ये सब आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यू नीड टू नो व्हाट इज वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यू नीड टू नो व्हाट इज सीक्रेट बैलेट, right? So the main criteria for the determination of representative union used in the country has been, तो हमारी कंट्री में जनरली ये क्राइटेरियाज यूज होते हैं अगर हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की रिप्रेजेंटेशन जाननी हो कि हाँ शुड इट बी recognized, is it a representative union or not, right? So these are the two criteria that are being used in our country. So the first one is verification of membership and the second one is secret ballot. ठीक है, तो बेटा वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होता है आपको पता है ना. जब भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन करता है कोई वर्कर तो उसे ट्रेड यूनियन फी, सब्सक्रिप्शन फी पे करनी होती है, राइट. सो वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इस ट्रेड यूनियन में वर्कर्स एनरोल्ड हैं, वर्कर्स की मेंबरशिप है भी, तभी तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगी. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को या इंडस्ट्री के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगी, सो वी वेरीफाई द मेंबरशिप ऑफ द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द यूनियन. ठीक है, क्योंकि यूनियन तो बोलेगी, यूनियन तो क्लेम कर सकती है हाँ मेरे पास 20% लोग हैं, मेरे पास 30% लोग हैं, मेरे पास 35% लोग हैं. बट हाउ वुड वी वेरीफाई, राइट, कि क्या सच में ये सच बोल रही है यूनियन की नहीं. सो दिस इज द मेथड वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप. हम मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं लोगों की कि क्या मेंबर है भी या नहीं. कैसे, हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन फी पे की है कि नहीं की है, सब्सक्रिप्शन फी पे की है कि नहीं की है, राइट, द ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन. सो दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप. देन इज सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट में क्या होती है, वोटिंग होती है. ओके, सीक्रेट वोटिंग होती है. ओके, सो दैट इज सीक्रेट बैलेट, राइट. सो although the verification of membership method has been widely used in many industries and employments, it involved numerous difficulties, consumed a lot of time and raised doubt in its authenticity. तो ये जो verification of membership method है, though ये widely used है, but it comes with a set of various numerous difficulties as it consumes a lot of time. और कई बार हमें like कुछ घपलेबाजी भी हो जाती है, right? तो doubts आ जाते हैं हमारे मन में इसकी authenticity के regarding. And the method of secret ballot has been sparingly used in very limited number of cases. और secret ballot बहुत limited number of cases में use होता है, जो secret voting होती है. Okay, voting कराते हैं और फिर उनके votes को secret रखा जाता है. So that is secret ballot. Okay, so these are the two criteria that are there that you should know. Now let's come on the main point, that is what are the criteria and the first national commission on labor that was done in कब हुई थी 1969 में on recognition of trade unions. तो क्या क्या first national commission ने दिए हैं recognition से related provisions. Okay, now so let's see the first point. The first National Commission on Labor, that is 1969, after considering the advantages and disadvantages of both the methods. अब both the methods कौन से हैं? वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप एंड सीक्रेट बैलेट. तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो हमारी फर्स्ट नेशनल कमीशन थी उसने दोनों मेथड्स को एनालाइज किया एंड व्हाट इट सजेस्टेड वाज, इट सजेस्टेड दैट अ टास्क शुड बी इंटरेस्टेड टू द प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन व्हिच वुड बी फ्री टू सिलेक्ट ईदर ऑफ द टू. अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन सा होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए या वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप होना चाहिए. ओके, इन्होंने कहा कि ये टास्क आप किसको इंटरेस्ट कर दो, किसको दे दो, यू शुड गिव टू द प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, ठीक है, विच वुड बी फ्री टू सिलेक्ट कि कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, सीक्रेट बैलेट करना चाहिए या वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप करना चाहिए, राइट? सो इट entrusted to the proposed industrial relation commission this task. Now let's see the second provision, okay, second recommendation. So the first NCL has suggested that a trade union seeking recognition as bargaining agent from an individual employer should have a membership of at least 30% of workers in the establishment. ठीक है, तो क्या बोला है फर्स्ट NCL ने? It has suggested that a trade union that wants to seek recognition as bargaining agent, जिस trade union को recognition चाहिए कि हमें bargaining agent बनना है, okay, अगर एक organization में, तो then it should have a membership of at least 30% of workers in the establishment. ठीक है, so it should have a membership of at least 30% of workers in that establishment. So again the case is that a trade union is seeking recognition as bargaining agent from an individual employer. एक individual employer से वो बोल रहा है कि give me recognition as a bargaining agent, but to have that recognition, okay, you should have a membership of at least 30% of workers in that establishment. Okay, so this is the second pointer that is there. Then the third pointer that is there is a minimum 25% of membership is necessary for recognition at the region cum industry level. अब ऊपर वाला जो 30% वाला केस था वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयर के केस में था कि अगर आपको बार्गेनिंग एजेंट बनना है फ्रॉम एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयर, देन यू शुड हैव मेंबरशिप ऑफ 30% ऑफ वर्कर्स इन दैट पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट. जो उस इंडिविजुअल एम्प्लॉयर की एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, उसके एस्टैब्लिशमेंट के 30% वर्कर्स का मेंबरशिप एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ बार्गेनिंग एजेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ मेंबरशिप इज नेसेसरी फॉर रिकॉग्निशन एट द रीजन कम इंडस्ट्री लेवल. तो अब हम रीजन कम इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन कम इंडस्ट्री लेवल. सो इफ यू वांट टू गेट रिकॉग्निशन एट द रीजन कम इंडस्ट्री लेवल, राइट, then we should have 25% of membership. Okay, 25% of membership होना चाहिए अगर हमको रीजन कम इंडस्ट्री लेवल पे चाहिए. Okay, recognition. Then when more unions than one contend for recognition, the union which has largest following will be recognized. अब अगर 2-3 यूनियंस हैं, ठीक है, 2-3 यूनियंस हैं जो बोल रही हैं हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, तो देन फिर क्या होगी, जिसकी लार्जेस्ट फॉलोइंग होगी, ठीक है, सो देन दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. जिसकी लार्जेस्ट मेंबरशिप होगी, जिसकी लार्जेस्ट फॉलोइंग होगी, सो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड. ओके, सो दीज वर द recommendations of the first National Commission on Trade Unions. Now let's see what the second National Commission on Labour has suggested, 2002, right? Now let's see what the second National Commission on Labour has suggested. The second National Commission on Labour 2002 suggested the adoption of the check-off system in establishments or undertaking employing 300 or more workers and secret ballot in those employing less than 300 workers. अब देखिए इसने बोला कि हाँ, उसने तो बोल दिया था कि भाई आप entrust कर दीजिए responsibility, that वो decide करेगा, but यहाँ पे क्या बोला गया है, that you have to adopt the check-off system in establishments or undertaking employing 300 or more workers and secret ballot in those with less than 300 workers. तो जहां ज्यादा है, that means with the establishments which are employing 300 or more workers, तो वहां पे आप check off system कीजिए. और जहां पे 300 से कम workers हैं, the establishments which are employing less than 300 workers, then adopt secret ballot, right? Then the second one is, the second National Commission on Labour has recommended a minimum of 66% of membership for recognition as a single negotiating agent. अब आपको पता ना, single negotiating agent is alone authorized to negotiate with the employers. So देखो, तो उसके केस में you should have minimum 66% of the membership, क्योंकि अगर आपको single negotiating agent बनना है तो that means it's a very big thing, क्योंकि सिर्फ आप authorized होंगे, ठीक है, जो भी सिर्फ आप authorized होंगे employer के साथ collective agreement करने के लिए या collective bargaining करने के लिए, right? So that is why then you should have a minimum of 66% of membership for recognition as a single negotiating agent and 25% of membership
फॉर इंक्लूजन इन द नेगोशिएटिंग कॉलेज। अब नेगोशिएटिंग कॉलेज में तो क्या होता है कि काफी सारे ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं कलेक्टिव एग्रीमेंट करने के लिए, राइट? सो देन इन केस यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग कॉलेज, you want to get included in the negotiating college, then you should have 25% of membership for inclusion in the negotiating college representing the negotiating agent, right? So agar aapko single negotiating agent banna hai, then 66%, because then alone you would be authorized. If you want to become a part of the negotiating college, then you should have 25% of membership, right? Then in the absence of trade union, the negotiating committee consisting of elected representatives of workers will be designated as negotiating agent. ये agent है, ठीक है? या सो जहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है, देन द नेगोशिएटिंग कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स विल बी डेजिग्नेटेड एज नेगोशिएटिंग एजेंट। तो कई बार ये भी हो सकता है कि हमारी कोई ट्रेड यूनियन ही नहीं है, तो देन नेगोशिएटिंग कमिटी बना दी जाएगी। ये नेगोशिएटिंग कमिटी कौन होगा नेगोशिएटिंग कमिटी में? इट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड देन दे विल बी designated as a negotiating agent. So I hope you like this. So tomorrow I also again I would be coming with another fast track revision session. So yes, make sure to like, share and subscribe to my channel and follow my telegram page with the same name, same जैसे मेरे YouTube channel का नाम है HR with संचिता, आप telegram page को भी follow कीजिए।